हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अपना आईपीओ लेकर ऑलरेडी आ चुका है। मोस्ट अवेटेड, हाईली अवेटेड आईपीओ है, जिसके बारे में बहुत टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ था स्टॉक मार्केट में और बहुत सारे लोग इसका वेट भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग इसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। और अगर हम बात करें एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी की, तो ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है, यानी कि एचडीएफसी बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है और ये इंडिया की 7th लार्जेस्ट एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और खास बात अगर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने इसको अपर लेयर कैटेगरी में रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम बात करें कि जो इस लेयर की यानी कि अपर लेयर की जितनी भी कंपनीज हैं, उनका किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसी वजह से ये कंपनी आपको आईपीओ लेकर आते हुए नजर आई है, वरना अभी इसका लिस्टिंग का कोई खास विचार नहीं था। लेकिन क्योंकि अब इसके लिए मैंडेटरी हो चुका था ऑलरेडी, क्योंकि अपर लेयर की जितनी कंपनी होती हैं उन्हें किसी न किसी एक्सचेंज में लिस्ट होना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी। इसी वजह से एनबीएफसी जो एचडीबी फाइनेंशियल कंपनी है, वो अपना इतना भारी भरकम आईपीओ लेकर आप सभी के सामने आ चुकी है। तो बात करेंगे कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि अपना 12,500 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और किन 6 पॉइंट्स के बेसिस पर करेंगे वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब आपको रिफंड मिलेगा, कब आपको अलॉटमेंट मिलेगा, सारी चीजों के बारे में जान लेंगे आईपीओ डिटेल्स से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा बिजनेस ओवरव्यू के बारे में कि इसका बिजनेस कैसा है, क्या कामकाज करती है, कैसा चल रहा है कामकाज। नेक्स्ट बताऊंगा आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम किसी कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करूंगा मैं आपसे, तो बताऊंगा आपको इसके पीयर वैल्यूएशंस के बारे में कि इसके जो कंपनी है, इसके साथ वालों के वैल्यूएशंस क्या हैं, इस कंपनी के वैल्यूएशंस क्या हैं। तो सस्ते में लिस्ट होने जा रही है कि महंगा लिस्ट करने जा रहे हैं, मतलब किस हिसाब की कंपनी ला रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं तो हमें उस कंपनी में पैसा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन अगर वैल्यूएशन महंगे हैं तो थोड़ा सा हमें उससे बचकर रहना चाहिए या फिर उसमें प्रिकॉशंस ज्यादा लेने पड़ते हैं हमें कंपैरेटिवली। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, फंडामेंटल्स वगैरह सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कैसा रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट वगैरह में, तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताऊंगा इसके जीएमपी प्राइस के बारे में, जो कि करंट जीएमपी के बारे में बताऊंगा। 25 तारीख को शाम के 7 बजे क्या इसका जीएमपी चल रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल में एनालिसिस मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ आज से ओपन हो चुका है, 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 तारीख को शाम को 5 बजे आपने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया, उधर से कंफर्म नहीं किया, आपने जो भी ऐप यूज करते हैं पेमेंट सिस्टम में, वहां से अगर आपने कंफर्म नहीं किया, आपकी पेमेंट डन नहीं हुई, तो फिर आपको एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगा, आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 25 से लेकर 27 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब तक ये आईपीओ ओपन रहेगा आपके लिए। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको 20 शेयर अलॉट किए जाएंगे, यानी कि अगर आपका अलॉटमेंट लगता है, आपके हाथ लगेगा अगर आईपीओ, तो उसमें आपको एक लॉट में 20 शेयर आपके हाथ लग सकते हैं। प्राइस रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 700 से 740 की रेंज रखी गई है प्राइस रेंज, जो कि मैं कहूंगा कंपैरेटिवली कम रखी गई है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 700 के प्राइस रेंज की अगर हिसाब से देखें तो 14,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है। लेकिन मोस्टली लोगों को पता है कि इतने मोस्ट अवेटेड, इतने हाईली अवेटेड आईपीओ में, जिसका बहुत सारे इन्वेस्टर इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत सारे ओवर सब्सक्रिप्शन का भी रिस्क रहता है, तो जिसकी वजह से आपको कट ऑफ प्राइस यानी कि 740 पर अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इस साल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 12,500 करोड़ का इशू साइज है। अलॉटमेंट की अगर हम लोग डेट की बात करें तो 30 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें तो 2 जुलाई को अनुमानित है कि लिस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब आपको आगे आईपीओ डिटेल्स के बारे में तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी आई गेस। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है इसमें क्या है, प्राइस रेंज 700 से 740, जो कि आप देख पा रहे हैं ना। इससे कंपनी के इन्वेस्टर्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो अनलिस्टेड मार्केट से स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, शेयर्स बाय कर लेते हैं, उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में इस स्टॉक का, इस आईपीओ का प्राइस चल रहा है 1300 से भी ऊपर, 1350 तक पहुंच चुका था। और अब कंपनी लेकर आ रही है 700 से 740 के बीच में प्राइस रेंज, जिससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इसके इन्वेस्टर है उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा है। साफ सुथरी सी बात है। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई है कंपनी, इसमें से कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। तो जो 12,500 में 20% यानी कि 2500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। बाकी जो 80% बचा हुआ है यानी कि 10,000 करोड़ का, ये ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रमोटर्स सेलिंग कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग गलत अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ये तो ओएफएस ही ज्यादा है, 80%
OFS है इसका मतलब हमें इस स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं, नहीं। आप सीधा सीधा मतलब समझिए जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनमें हम सब अच्छे से जानते हैं, बड़े स्टॉक इनफैक्ट छोटे स्टॉक्स कोई भी स्टॉक हो जब एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 75% के नीचे होनी चाहिए, अप टू 75% तक होनी चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्हें OFS करना पड़ रहा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी कि प्रमोटर्स को सेलिंग करनी पड़ रही है। आई गेस आप लोग इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो HDFC बैंक की क्योंकि सब्सिडरी है, HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी है, तो जो भी HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं उन्हें ये इन्वेस्टर का कोटा मिल जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो एक और एप्लीकेशन मतलब शेयर होल्डर कोटा के थ्रू भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो बिजनेस ओवरव्यू के बारे में हम जानेंगे कि इसका कामकाज क्या है, कैसा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो बिजनेस में मेनली इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि पूरे रिटेल सेगमेंट को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करते हैं और हर एक फील्ड में पूरी पैन इंडिया कंपनी है कि हर एक क्षेत्र में इंडिया के पहुंचना चाहती है, किसी भी सेगमेंट में हो। HDFC बैंक सेगमेंट जितनी बैंक्स जहां जहां भी पहुंच चुकी हैं, ये जो हमारी NBFC है यानी कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, वो पूरे इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और सर्विसेज क्या क्या है इनकी इसके बारे में जान लेते हैं। ऑटो लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि कोई भी आपको गाड़ी लेनी है, ट्रैक्टर लेना है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो आपको लोन अगर चाहिए तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज आपको लोन दे देगी। ठीक है, ऑटो लोन देती है, गोल्ड लोन देती है। गोल्ड लोन तो मोस्टली सारी कंपनीज दे देती है, जितनी भी कंपनियां लोन देती है, तो गोल्ड पे तो बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस बात में तो पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से जरूर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट इसके हम बात करें तो बिजनेस लोन भी देती है। बिजनेस लोन देने के लिए तो कंपनियां दौड़ रही भाई कि कोई ले ले उनसे बिजनेस लोन, तो बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा लोन सेगमेंट जिस भी चीज पे लोन हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी पे लोन चाहिए दे देगी कंपनी। ठीक है, आपको ट्रैक्टर खरीदना है दे देगी लोन, आपको बाइक खरीदनी है दे देगी लोन, कुछ भी करना है आपको XYZ, तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज हर एक फील्ड में लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब काम काज तो बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा काम काज है और पूरी पैन इंडिया कंपनी है, यानी कि पूरे देश में अक्रॉस इंडिया हर एक क्षेत्र में काम कर रही है और हर एक जगह पर अपना पैर फैला चुकी है। ये बहुत ही बेहतर चीज लगी, यानी कि बिजनेस ओवरव्यू इसका कंपैरेटिवली मुझे बहुत प्यारा लगा। और ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल कंपनीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है, फाइनेंस हमें बहुत ज्यादा पसंद है, और ये फाइनेंशियल कंपनी है, इसका मतलब है कामकाज को हम इसके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसे कामकाज को हमें अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं आने वाली, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। तो स्ट्रेंथ शुरुआत करेंगे ताकि आपको अच्छाइयां पहले पता चल जाए और बुराइयां बाद में पता चलें, क्योंकि बुराइयां इसमें कमी है लेकिन है जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले स्ट्रेंथ्स की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेंथ है कि अगर आप 30 सितंबर 2024 तक देखेंगे तो इनके कस्टमर्स का नंबर पहुंच चुका है 17.5 मिलियन तक। इतने बड़े कस्टमर्स के साथ ऑलरेडी ये डील कर चुके हैं, इतने बड़े नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ डील कर चुके हैं। और ये डेटा है 30 सितंबर 2024 तक का, यानी कि अब वापस 30 सितंबर आने वाला है, यानी कि 2025, तो इसमें कंपैरेटिव नंबर बढ़ा होगा, हालांकि अभी तक उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पैन इंडिया ऑपरेट करती है, यानी कि पूरे के पूरे देश में ऑपरेट करती है। और फिजिकल कंपनी है। फिजिकल का मतलब क्या है कि फिजिकली भी अवेलेबल रहती है और डिजिटली भी, यानी कि अगर आप लोग ऑनलाइन से सर्विसेज चाहते हैं तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और अगर फिजिकली सर्विस जाकर सर्विसेज चाहे आप लोग, ये लोग वापस कभी कभी घर में भी आके सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिजिकल भी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये इनकी बहुत ज्यादा खास चीज है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे CAGR की, जो कि इनका ग्रोथ रेट है। तो अगर हम 2022 से उठाकर देखें 2024 तक का, तो 28% से CAGR की ग्रोथ है, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्यारी है और बहुत ज्यादा तेज है और बहुत अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट, यानी कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा बेहतर नजर आए हैं। लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता रहा है इनका, ये भी एक इनके पॉजिटिव पॉइंट में आता है, ऑल्दो मैं इसे फाइनेंशियल्स में भी बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम लोग तो CRISIL यानी क्राइसिल ने इसे AAA की स्टेबल रेटिंग दी है, यानी कि बहुत प्यारी कंपनी होने वाली है। लोन सेगमेंट कंपनीज को एक स्टेबल रेटिंग देनी पड़ती है कि कैसा कामकाज चल रहा है, तो AAA की स्टेबल रेटिंग मिली है, यानी कि रेटिंग भी इनको बहुत अच्छी से मिल रखी है। ठीक है, और खास चीज इसकी एक और है कि वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग टॉप कंपनीज में से NBFCs में से आती है। और एक पॉजिटिव पॉइंट और है इसका साथ ही साथ कि आफ्टर लिस्टिंग भी प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास रहने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर प्रमोटर लगभग 75% के आसपास होते हैं तो मैं उन कंपनीज को बहुत अच्छा मानता हूं। अब बात कर लेते हैं वीकनेसेस की, जिन्हें हम नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो HDB फाइनेंस की जो ब्रांड वैल्यू है, उसकी ब्रांड वैल्यू डिपेंड करती है अपनी पेरेंट कंपनी HDFC बैंक के ऊपर, यानी कि HDFC बैंक पर कोई भी झटका लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सीधा सीधा आपको इफेक्ट HDB फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो NBFC
एनबीएफसी जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। सीधी सीधी बात करें तो पूरी की पूरी बैंक्स तो इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं ही, साथ ही साथ जो जितने एनबीएफसीज हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है श्रीराम फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस का और हम सबका फेवरेट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। ये सारे इसके बड़े कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि इस फील्ड में आगे आने वाले समय में कामकाज बहुत है, बहुत अच्छा कामकाज है और इस कामकाज की ग्रोथ बहुत है। लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके से फेस करेंगे, ये देखने लायक बात होने वाली है और इसकी वजह से इन्हें इश्यू फेस हो सकता है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को वीकनेस में रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अगर पीयर वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस करंट इसका पी उठाकर देखेंगे तो 27 के आसपास है और लिस्टिंग के बाद 28.15 का होने वाला है, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है पीई का, यानी कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक वैल्यूएशंस पर ला रहे हैं। और अगर हम इसके इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो लगभग 21 से 22 के आसपास का नजर आता है, यानी कि अपने इंडस्ट्री के पीई से 19-20 कह सकते हैं, ज्यादा 19-20 का मतलब है यहाँ 19 और 20 एक नंबर नहीं, 19-20 का मतलब होता है थोड़ा बहुत हल्का सा महंगा वैल्यूएशन है, लेकिन बहुत महंगा वैल्यूएशन मुझे पर्सनली नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर 22 का पीई इंडस्ट्री का है, 28 के पीई पर ला रहे हैं, 27 का पीई करंट चल रहा है, 28 के पीई पर लिस्ट होने जा रही है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल्स की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स मुझे कंपैरेटिवली इसके लगे। अगर आप इसका रेवेन्यू उठाकर देखेंगे, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप नजर आ रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर शो नहीं करते, ईयरली शो करते हैं जब तक कंपनीज लिस्ट नहीं हो जाती। तो आप ईयर वाइज देख पा रहे होंगे कि लगातार रेवेन्यू में जंप है और इसके बाद प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो लगातार 2022 से 2023 और 24 में लगातार प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो जीएमपी प्राइस में आपको बताने वाला था, हालांकि जीएमपी प्राइस एक्यूरेट प्राइस नहीं होता है, इस प्राइस को आप लोग बिल्कुल लिस्टिंग मत समझ लिया करिए, कम ज्यादा होता रहता है, पर डे कम ज्यादा होता है, लिस्टिंग तक आते आते हो सकता है इस प्राइस से ऊपर चली जाए, हो सकता है इस प्राइस से नीचे भी आ जाए। तो इस प्राइस के जीएमपी के बेसिस पर आप अप्लाई मत किया करिए, कंपनी का कामकाज देखा करिए, कंपनी को पूरा समझा करिए, इसके बाद ही आप लोग अप्लाई करा करिए। लेकिन हालांकि मैंने आपको जीएमपी प्राइस बताने के लिए कहा था, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज 25 तारीख को शाम को 7 बजे तक का जो जीएमपी प्राइस का चल रहा है वो है ₹74 का, और अगर हम लोग 740 के हिसाब से भी, कट ऑफ प्राइस के हिसाब से भी देखें तो आपको 10% का मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि 740 के हिसाब से 74 बनता है 10% का, यानी कि 10% आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है, अनुमानित है। हालांकि डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड पर, कि मार्केट अगर भाग रही होगी तो इसको लिस्टिंग गेन और अच्छा मिलने के चांसेस है, यानी कि जीएमपी प्राइस बढ़ेगा, और अगर मार्केट में गिरावट आएगी, निगेटिविटी आएगी, तो आपको जीएमपी प्राइस नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। पर मुझे उम्मीद है कि मोस्ट अवेटेड, हाईली अवेटेड आईपीओ है और ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस भी हैं, तो पर्सनली मुझे लगता है कि आपको ना 10% तो आसपास 8 से 10% के आसपास मुझे पर्सनली लगता है कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब सारी चीज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने आपको कुछ चीजें जो नहीं बताई है कि क्या मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं या फिर नहीं, तो मैं आपको बताऊं, मैं इसमें 100% अप्लाई करने वाला हूं। ऑल्दो मैं लिस्टिंग को बेच सकता हूं, लेकिन मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं क्योंकि कंपनी मुझे कंपैरेटिवली अच्छी लग रही है। हालांकि मैं एक चीज आपसे और बता देता हूं कि मैं सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको 22 रेटिंग नहीं दे सकता हूं। अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, कुछ भी करना है, वो आपको अपने एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पर करना है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करना है। मेरे एनालिसिस के बेसिस पर नहीं करना है। मैंने आपके साथ जो भी बातें शेयर करी, जो भी चीजें आपसे कही है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब आपसे अलविदा लेने का टाइम आ चुका है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है बिना वीडियो को लाइक किए हुए। तो वीडियो को लाइक करने में कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक का बटन दबाएंगे, क्योंकि लाइक जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वीडियो को लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलते रहे मेरे थ्रू, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं आप सभी के लिए, ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस भी करता हूं। तो अगर आपको मेरे थ्रू रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर नीचे जो कि आ रहा है उस दबाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।